Hello students, I'm Dr. Anshu Sarna. Welcome back to my channel Anushka Classes. The topic of today's discussion is rank correlation coefficient. Students, मैंने अपने previous lectures में आपके साथ कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डिस्कस किया था, उसके फॉर्मूलेज डिस्कस किए थे और आपको बताया था कि आपको जो ये कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के 5-6 फॉर्मूलेज हैं वो आपको टिप्स पे याद होने चाहिए. डेटा को देखते हुए आपको यूज़ करना है कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ में आएगा, और मैंने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर किए हैं. अगर किसी ने मेरा वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ रेफर माय प्रीवियस लेक्चर टू फाइंड आउट हाउ टू फाइंड दी कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, और एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन पर जनरली इस टॉपिक पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बार शॉर्ट नोट्स में भी आते हैं रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट. तो फ्रॉम थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं. देखिए, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट में हम बात करेंगे स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट की. कार्ल पियर्सन भी एक साइंटिस्ट का नाम था जिसके बेसिस पे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का नाम रखा गया. स्पीयरमैन भी एक साइंटिस्ट का नाम है, तो स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट. सबसे पहले तो हम डिफरेंस समझते हैं कि स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट और कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में क्या डिफरेंस होता है. तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देती हूँ. कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपको वहाँ यूज़ करना होता है जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होता है. वो एज्यूम करके चलता है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है. डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल का मतलब क्या होता है? मीन मीडियन मोड आपके बराबर है. और स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन आपका नॉर्मल नहीं होता. हम एज्यूम करके चलते हैं कि हमारा डेटा जो है वो नॉन पैरामेट्रिक है. अगर डेटा पैरामेट्रिक होता है तो आपके मीन मीडियन मोड तीनों बराबर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होता है. और अगर डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं है तो मतलब आपका डेटा नॉन पैरामेट्रिक है. तो ये एज्यूम करके चलता है कि पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मल नहीं है, मतलब मीन मीडियन मोड बराबर नहीं है. दूसरा डिफरेंस इसमें ये भी होता है, कई बार क्या होता है कि कोई सीरीज, स्टैटिस्टिकल सीरीज ऐसी होती है जिसमें कि क्वांटिटेटिवली तो हम मेज़र कर सकते हैं लेकिन क्वालिटेटिवली हम स्टैटिस्टिकल सीरीज को मेज़र नहीं कर सकते. क्वालिटेटिवली का मतलब क्या होता है? जैसे ऑनेस्टी हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, है ना. कुछ भी ऐसी चीज़ जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दे रखी हैं और आपको कहा जा रहा है कि आपको मेज़र करना है, तो वहाँ पर आप कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्वांटिटेटिव डेटा को ही मेज़र करने में यूज़ किया जा सकता है. जहाँ पर क्वालिटेटिव डेटा की बात आती है, जहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात आती है, वहाँ पर हम स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट को यूज़ करते हैं. तो आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन एंड कार्ल पियर्सन्स में. अब देखिए, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है कैपिटल R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन d स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब माइनस n, वेयर d इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ रैंक्स बिटवीन पेयर्ड आइटम इन टू सीरीज. और रैंक कोरिलेशन में हमारे 3 कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे. सबसे पहले व्हेन रैंक्स आर गिवन, सेकंड व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, और थर्ड कॉन्सेप्ट है इक्वल रैंक्स का. तो देखिए, जब व्हेन रैंक्स आर गिवन, इसका मतलब जब रैंक्स दे रखी हैं, मान लीजिए आपको कोई भी 2 सीरीज दे रखी हैं और उसकी रैंकिंग दे रखी है R1 और R2, तो सिंपली आप D इज इक्वल टू R1 माइनस R2 करेंगे, क्योंकि डिफरेंस ऑफ 2 रैंक्स होता है और आपको डेटा फॉर्मूला दे रखा है. आप डायरेक्ट वैल्यूज पुटअप करेंगे एंड यू विल गेट द रिजल्ट. जब रैंक्स नहीं दी होती तो आप क्या करते हैं? रैंक्स को असाइन करते हैं. और रैंक्स को असाइन आप कैसे करेंगे? ईदर यू विल फॉलो असेंडिंग ऑर्डर और यू विल फॉलो डिसेंडिंग ऑर्डर. अगर आप असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करते हैं तो छोटे से बड़ा, मतलब छोटे आइटम को सबसे पहले नंबर 1 रैंक करेंगे, उससे बड़े आइटम को नंबर 2 रैंक करेंगे. इस तरीके से आप नीचे से ऊपर चलेंगे. और अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, यानी बड़े से छोटा, तो आप सबसे बड़ी वैल्यू को नंबर 1 देंगे, देन उससे छोटी वैल्यू को नंबर 2 करेंगे. इस तरीके से आप रैंकिंग असाइन करते हैं. इस पर मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तो आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. थर्ड कॉन्सेप्ट हमारा इक्वल रैंक्स का होता है. तो इक्वल रैंक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ कवर करूंगी, क्योंकि इक्वल रैंक्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर जनरली एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है. मतलब अगर यूनिवर्सिटी में आपकी यूनिवर्सिटी में 10 मार्क्स का बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है और 5 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन है, तो व्हेन रैंक्स आर गिवन एंड व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, इस पर जनरली 5 मार्क्स से क्वेश्चन बनते हैं और इक्वल रैंक्स पे लॉन्ग क्वेश्चन बनता है. इस कॉन्सेप्ट को मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगी. अभी मैं आपको ये दोनों टॉपिक्स पर क्वेश्चन करा रही हूँ. तो देखिए, जब रैंक्स दी हुई होती हैं, यानी कि एक क्वेश्चन है कैलकुलेट स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन फ्रॉम द रैंक्स गिवन बिलो. देखो, ए और बी
दो डेटा दे रखा है, एक पे रैंक्स दे रखी हैं और बी पे भी रैंक्स दे रखी है। क्लियरली मेंशन है कि आपको स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन निकालना है फ्रॉम द रैंक्स गिवन बिलो। तो आप क्या करोगे, R1 ए को आप R1 ले लो क्योंकि रैंक दे रखी है, बी को आप R2 ले लो क्योंकि रैंक 2 भी दे रखी है। डी होता है R1 माइनस R2, तो यानी 2 माइनस 1 1 माइनस 3, इस तरीके से आपने वैल्यूज निकाल ली और डी का स्क्वायर कर लिया और इसका टोटल ले लिया। अब फॉर्मूला होता है 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन क्यूब माइनस एन। तो 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू 12 है, एन इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 है। जब आपने इसको सॉल्व किया यू विल गेट द वैल्यू है 0.786। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, रैंक्स दे रखी थी तो सिंपली आपने R1 R2 लिखा और डी की वैल्यू निकाल के आपने फॉर्मूले में पुट अप कर लिया। तो ये भी अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो नॉट मोर देन 5 मार्क्स क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन है व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कैसे करेंगे, कैलकुलेट रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। प्राइस ऑफ टी दे रखी है और प्राइस ऑफ कॉफ़ी दे रखी है। तो आप एज्यूम करेंगे, मान लो प्राइस ऑफ टी आपका वेरिएबल एक्स है एंड प्राइस ऑफ कॉफ़ी आपका वेरिएबल वाई है। तो जो डेटा दे रखा है वो आपने एज इट इज लिख लिया। अब आपने रैंक इसमें असाइन करनी है R1। तो आप इसमें क्या करेंगे, अगर आप असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करते हैं यानी छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा वैल्यू एक्स में देखो 100 है, इसके आगे आपने नंबर 1 कर दिया। देन 100 से बड़ा आपका नेक्स्ट वैल्यू कितनी है 110, इसके आगे आपने 2 कर दिया। 110 से बड़ा 115 है, फिर आपने 3 कर लिया। तो इसलिए इस तरीके से आपने असेंडिंग ऑर्डर में रैंक्स को असाइन किया, यानी छोटे से बड़ा सबसे छोटी वैल्यू को नंबर 1 असाइन किया। जब आप असेंडिंग ऑर्डर इसमें फॉलो कर रहे हैं तो इसमें भी असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करेंगे। R2 में अगेन आपने इसमें देखा सीरीज में सबसे छोटी वैल्यू 50 है, उसके आगे नंबर 1 कर दिया। फिर उससे बड़ी वैल्यू 60 है, उसके आगे नंबर 2 कर दिया। इस तरीके से आपने यहाँ पर भी रैंक्स असाइन कर दी। फिर आपने डी निकाला R1 माइनस R2 और उसका मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, डी स्क्वायर निकाल लिया। तो R1 माइनस R2 4 माइनस 4 इज 0, 0 का स्क्वायर इज 0, 5 माइनस 7 इज माइनस 2 का स्क्वायर इज 4। इस तरीके से आपने डी स्क्वायर की वैल्यू ले ली, यहाँ पे पुट अप किया। एन इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वो आपने काउंट करी 8 है, आपने सॉल्व किया, यू विल गेट द आंसर इज 0.929। तो ये भी बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब रैंक्स नहीं दे रखी हैं तो आपके ऊपर है, आप असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करें या डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो करें और रैंक्स को असाइन करें। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, व्हेन रैंक्स आर गिवन एंड व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।